तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। लाभ अंश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। तो पहले आपने लाभ अंश निर्णय के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कि कितना लाभ अंश जो है वो अंशधारियों को दिया जाए और लाभ में से कितना हिस्सा जो है वो भविष्य के लिए कंपनी में सुरक्षित रख लिया जाए। तो ये जो निर्णय है इसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है। नंबर एक, अर्निंग, आय। लाभ अंश का भुगतान वर्तमान व संचित लाभों में से किया जाता है, अतः लाभों की कुल राशि जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लाभ अंश दिया जा सकता है। नंबर दो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आय की स्थिरता। एक कंपनी जिसकी आय स्थिर होती है वह अधिक लाभ अंश घोषित करने की स्थिति में होती है, तथा इसके विपरीत जिस कंपनी की आय स्थिर नहीं होती है वो अधिक लाभ अंश घोषित करने की स्थिति में नहीं होती। नंबर तीन, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, लाभ अंश की स्थिरता। हर कंपनी प्रति अंश लाभ अंश को स्थिर रखने की नीति को अपनाती है। इस दृष्टिकोण से आय के थोड़े से परिवर्तन से लाभ अंश दर को ना तो घटाना चाहिए ना ही बढ़ाना चाहिए। नंबर चार, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, विकास की संभावनाएं। यदि कंपनी को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध हैं तो इसे अधिक वित्त की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में कंपनी आय का अधिकतम भाग प्रतिधारित रिटेन करना चाहती है और कम भाग लाभ अंश के रूप में वितरित करना चाहती है। नंबर पाँच, कैश फ्लो पोजीशन, रोकड़ प्रवाह स्थिति। लाभ अंश के भुगतान से रोकड़ का आउटफ्लो होता है। यद्यपि कंपनी की आय पर्याप्त हो सकती है परंतु ये संभव है कि इसके पास लाभांश का भुगतान करने के लिए आवश्यक रोकड़ ना हो। इस प्रकार कंपनी की रोकड़ स्थिति लाभांश निर्णय का एक मुख्य निर्धारक है। जितनी अच्छी कंपनी की रोकड़ स्थिति होगी उतनी ही अधिक उसकी लाभांश को भुगतान करने की क्षमता होगी। नंबर सिक्स, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, अंशधारी प्राथमिकता। जो नियमित आय के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं, जो पूंजी लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अंशधारियों की दो किस्में रखी गई हैं कि अंशधारी जो है दो दृष्टिकोण जो हैं उनके उस आधार पर निवेश करते हैं। पहला क्या बताया है, जो नियमित आय के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण जो है अंशधारी जो हैं वो क्या करते हैं, वो पूंजी लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं। यदि अधिकतर अंशधारी पहले तरह के हैं तो कंपनी को उन द्वारा अपेक्षित लाभांश अवश्य घोषित करना चाहिए। इसके विपरीत यदि अधिकतर अंशधारी दूसरी तरह के हैं तो लाभांश घोषित करने के बारे में कंपनी स्वतंत्र रहती है। नंबर सेवन, टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति। लाभांश निर्णय कुछ सीमा तक कर नीति पर निर्भर करता है। यदि लाभांश पर कर की दर अधिक हो तो कम लाभांश देना पड़ेगा। यदि लाभांश पर कर की दर कम हो तो अधिक लाभांश दिया जाना उचित रहेगा। आजकल अंशधारियों के हाथों में लाभांश आय कर मुक्त है। इस दृष्टिकोण से अंशधारी अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त करना पसंद करते हैं। नंबर आठ, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अंश बाजार प्रतिक्रिया। लाभांश व अंशों के बाजार मूल्य में सीधा संबंध है, अर्थात यदि लाभांश अधिक दर से घोषित किया जाता है तो इसे एक अच्छी खबर माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंशों का मूल्य बढ़ता है। इस प्रकार लाभांश दर में कमी से अंशों के बाजार मूल्य में कमी आती है। अतः वित्तीय प्रबंधक को लाभांश दर का निर्धारण करते समय उसके अंशों के बाजार मूल्य पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर नाइन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार तक पहुंच। यदि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी पूंजी बाजार से आसानी से वित्त एकत्रित कर सकती है तो उसे अधिक लाभांश घोषित करना चाहिए, अन्यथा नहीं। नंबर टेन, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, वैधानिक बंधन। कंपनी की लाभांश नीति वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी दत्त अंश पूंजी में से लाभांश नहीं दे सकती, क्योंकि इससे पूंजी कम हो जाएगी जिससे ऋणदाताओं की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लाभांश पूंजी में से नहीं दिया जा रहा है।
कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार लाभांश कंपनी के वर्तमान या गत वर्षों के लाभों में से ह्रास का प्रावधान करने के पश्चात ही दिया जा सकता है। नंबर 11 कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, अनुबंधित बंधन। जब कंपनी ऋण के रूप में वित्त प्राप्त करती है तो ऋणदाता कंपनी द्वारा लाभांश देने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर हैं, तत्व है जो लाभांश निर्णय को प्रभावित करते हैं वो क्या है, आपको बताया आय अधिक होगी तो लाभांश अधिक देंगे, कम होगी तो कम देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कई संस्थाएं सोचती हैं कि हमने स्थिर रखना है लाभांश, तो वो स्थिर रखने की कोशिश करती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये अभी बताया पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तो कई संस्थाएं जो हैं उनके जो आय है वो स्थिर होती है, तो स्थिर लाभांश घोषित कर सकती है या फिर अधिक लाभांश दे सकती हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर संस्था चाहती है कि उसकी संस्था का विकास हो, ठीक है, अपनी कंपनी का विकास करना चाहते हैं, तो वो कम लाभांश देंगे ताकि संस्था को प्रगति की राह पे ले जाया जा सके। कैश फ्लो पोजीशन, जिस संस्था की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी होगी वो अधिक लाभांश दे देगी, ठीक है, और जिसकी अच्छी नहीं होगी, जिसके पास कैश जो है उपलब्ध नहीं होगा, वो कम लाभांश का भुगतान करेगी। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, इसमें यह भी देखा जाता है कि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं। ठीक है, यदि अंशधारी चाहते हैं कि उन्हें लाभ जो है अधिक से अधिक मिले, ठीक है, तो लाभांश अधिक दर से उनको दे दिया जाता है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी पूंजी निर्माण हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर लाभांश कम दिया जाता है इनको। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स अधिक पे किया जाता है, टैक्स अधिक लगता है, तो कम लाभांश दिया जाएगा क्योंकि टैक्स के रूप में पैसे कट जाते हैं। अगर लाभ टैक्स जो है वो कम होगा तो लाभांश की दर जो है वो अधिक होगी। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ठीक है, तो उसके बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लीगल कॉन्स्टेंट्स की कानूनी तौर पे कोई प्रावधान बने हैं तो उसके अनुसार ही लाभांश जो है वो निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर अनुबंध का कोई बंधन है तो अनुबंध के आधार पर जो लाभांश है वो पे किया जाएगा।